हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप बहुत सी नई चीज़ें भी सीख रहे होंगे। न केवल अपनी एकेडमिक से रिलेटेड बल्कि और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और क्लासेस में करते भी रहे हैं। खैर, आज का जो टॉपिक, जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, स्लाइड से अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि कोविड से संबंधित मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से हम इस विषय पे बात करेंगे। अब तक आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं कि कोविड-19 क्या है, ये कोरोना वायरस क्या है। तो उस विषय पे तो हम डेफ़िनेटली बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, उससे ओवरकम होने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो अगर हम बात करते हैं कि किस लेवल पे हम लोग इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो चाहे वो घर हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका सिटी है, चाहे आपका ज़िला है, चाहे राज्य है या देश है, या इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। मीन्स शायद ही ऐसा कोई स्तर या कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई सरकार बची होगी जो इस विषय में आज के तारीख में गहन चिंतन नहीं कर रही है और इससे उभरने के लिए और इससे बचने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। आज का जो टॉपिक है वो निश्चित रूप से आपके जो सिलेबस है उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ताकि आगे की जो हम चर्चा करें हम उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि हम समझ पाएँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फाइटिंग कोविड-19 एट द ग्रास रूट लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। चूँकि हम लोग प्रशासन के विद्यार्थी हैं, तो हम सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वास्तव में उसको व्यवहारिक रूप में कितने अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे, उसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल आज की तारीख में कोविड है। यूँ तो हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि भी हाँ, कई लेवल्स पे हम लोग देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद सबसे अधिक आज की तारीख में ज्वलंत टॉपिक है और इससे शायद सबसे ज़्यादा आप लोग अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने देखी हैं और अभी भी देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से भी चला आ रहा है और केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, उससे कैसे डील कर रहे हैं। चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे निजी संस्थाएं हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे समाज है, चाहे देश है, तो हर स्तर पर इससे लड़ने की आप कह सकते हैं या उभरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सामना करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, इसका मतलब सबसे निचले स्तर पे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो बात है। ग्रास रूट का मतलब होता है सबसे शुरुआती उससे, या सबसे, अगर आप पद सोपान के उसमें देखेंगे तो सबसे नीचे से। देखिए, लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हमने प्रशासनिक सिद्धांत बहुत सारे पढ़े हैं कि पद सोपान क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या गुण दोष हैं, कम्युनिकेशन का की क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी रिपोर्टिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है। जैसे लुथर गुलिक ने कंसेप्ट दिया था पोस्ट कॉप का, उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत क्या हैं, इन सब चीज़ों को हमने सैद्धांतिक रूप में पढ़ा है। एग्जाम्पल्स भी हम लोग आप लोगों को लाइव समझाते हैं, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को कोविड से किस प्रकार से आज की सरकार या हम सब लोग जूझ रहे हैं, इसको अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से समझेंगे तो किस प्रकार से हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन या सरकार किन किन स्तरों पर कैसे काम करती है, और जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसको किस प्रकार से क्रियान्वित की जाती हैं, और कुछ ऐसी
आपातकालीन स्थितियां ही कहेंगे जो आजकल चल रहा है, उससे निपटने के लिए क्या तुरंत उसी वक्त क्या एजेंडा सरकार के पास तैयार होता है, सरकार किस प्रकार से उसको तैयार करती है, कैसे लागू करती है, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम सभी देख चुके हैं, चाहे केंद्र स्तर पे हम लोग देख चुके हैं, चाहे राज्य स्तर पे, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सभी स्तरों पे हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार बहुत सक्रिय ढंग से इससे निपटने की कोशिश कर रही है। जो भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार से इसको डील कर रहा है। आज हम बात करेंगे केवल निचले स्तर पे। निचले स्तर से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था भी है और विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी है, सेंट्रलाइज्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। तो जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसकी वजह से हमारी ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा मिला। तो जब ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं तो यानी प्रशासन का या जो सबसे निचला स्तर है या फिर जो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे निचला स्तर क्या है, हमारी ग्राम पंचायतें, हमारा पंचायती राज जो सिस्टम है उसको हम ग्रास रूट लेवल की तरह सिंबलाइज करते हैं, उसको उस रूप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उस स्तर पे किस हिसाब से इस समस्या को समझा जा रहा है, उससे डील किया जा रहा है, उससे जूझा जा रहा है, क्या कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कैसे लागू किया जा रहा है, किस प्रकार से पंचायतें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, किस प्रकार से गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारी ग्राम सभाएं हैं, उन पे क्या असर हो रहा है, उनकी क्या भागीदारी है, किस संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में, उसको निपटने के संदर्भ में। मीन्स ये जो पूरी कड़ी है ये किस प्रकार से काम कर रही है, जो पूरा सिस्टम है ये किस प्रकार से काम कर रहा है, इसको हम लोग प्रशासनिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के लिए समझना ये आसान होगा क्योंकि ये अभी लेटेस्ट चल ही रहा है, तो आप इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, अपने आप को इससे बहुत ज़्यादा आप इसको निकट पाएंगे कि भाई हाँ ये तो देख ही रहे हैं हम। बस आपका उस चीज़ को देखने का और आपको उस चीज़ को समझने का नज़रिया अलग हो जाएगा। तो आज की जो स्लाइड हैं वो स्पेसिफ़िकली किसी एक क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जिनके पास लोक प्रशासन है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है या फिर पीजी लेवल पे आपके चाहे प्रीवियस है चाहे फाइनल ईयर के बच्चे हैं। तो ये आज मैं एक कॉमन चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगी कि किस प्रकार से हम इसको देखें। हम हमेशा ही करते आए हैं, चाहे हमारी पीजी के सेमिनार्स होते थे तब भी, या फिर जब हम लोगों की रूटीन की जो यूजी की क्लासेस होती थी उसमें भी हम हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेते थे जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जो चीज़ आप सैद्धांतिक रूप में पढ़ रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है या उसको अप्लाई करके आप उसे कैसे समझ सकते हैं, इन चीज़ों पे हम हमेशा ही चर्चा करते आए हैं। तो उसी कड़ी में आज मुझे लगा कि इस विषय पे ज़रूर चर्चा करनी बनती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत संघात्मक राष्ट्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और लोकतंत्र किसे कहते हैं इसकी शायद परिभाषा मुझे आज की तारीख में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे अच्छे ढंग से परिचित हैं कि भी लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, जहाँ सरकार भी लोगों की हो, लोगों के लिए ही काम करे और लोगों द्वारा ही बनी हुई हो। तो ये तो एक सामान्य से परिभाषा है जो हम सभी को समझ में आती है और उसे हम दिन रात देख रहे हैं कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि इसका जो राजनीतिक व्यवस्था का जो विकेंद्रीकरण है वो सबसे निचले स्तर तक किया हुआ है, गाँव के स्तर तक कर रखा है। जैसे हमने कहा था कि 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था और तब हमें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसको एक संवैधानिक दर्जा मिला। हम सभी जानते हैं कि भारत गाँव का देश है। आज की तारीख में भी
से 70% तक की जनता गाँव में रहती है। तो उसका सशक्त होना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए भारत का जो लोकतंत्र है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है, क्योंकि लोकतंत्र न केवल केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पर है, बल्कि हम लोगों ने उसको शुरुआती स्तर से, मीन्स जहाँ पर हमारा आज का भारत बसता है वहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है। और अप्लाई मैंने आपको बता ही दिया है, अपनी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा है, जिला परिषद, मीन्स आपकी पंचायती राज संस्थाओं को हमने एक संवैधानिक दर्जा दिया है। तो इस तरीके से भारत का लोकतंत्र अपने आप में विशिष्ट है, यूनिक है। अगर हम बात करते हैं कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली जैसे हमने कहा कि भाई लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पर जो आपका स्थानीय स्वशासन है, जिसको हम कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं जो चुने जाते हैं, वो सबसे अधिक इंडिया में हैं, सबसे अधिक भारत में हैं। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। चाहे आप स्वराज्य की बात कर लें गांधी जी के शब्दों में, या फिर आज की तारीख में आप ग्राम पंचायतें कह लीजिए, गाँव की अपनी हमेशा से ही एक विशिष्ट भूमिका रही है। ग्राम पंचायतों की बहुत विशिष्ट भूमिका रही है, चाहे मौर्य काल था, चाहे मुग़ल काल था। इवन अगर हम लोग बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश एरा, तो लॉर्ड रिपन की हम लोग बात करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत कार्य किया इसमें। तो जो आज के तारीख में संवैधानिक दर्जा ज़रूर मिला है पंचायतों को, लेकिन पंचायतें कोई एक नया स्वरूप नहीं है। इट्स नॉट अ न्यू इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और डेफ़िनेटली जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र सबसे ज़्यादा सशक्त कब होता है, जब हमारे यहाँ का मतलब नहीं है, मतलब किसी भी देश में लोकतंत्र की वास्तविक स्वरूप हम कब देखते हैं, जब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जैसे कि मैंने आप लोगों को नीचे लिख के बताया। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो किस प्रकार से सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, कितने सचेत हो जाते हैं, कितनी सक्रिय भागीदारी और भूमिका जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो निभाते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल कब टाइम होता है, जब हमारे यहाँ कुछ गंभीर परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तब हम लोकतंत्र के असली स्वरूप को देख पाते हैं। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि द फ्यूचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया विल डिपेंड ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे। डेफिनेटली भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम कैसे निर्णय लेते हैं। निर्णय किसी भी संदर्भ में हो सकता है, स्वास्थ्य हेल्थ इंडस्ट्री की तरफ हो सकता है, आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपकी अपलिफ्टमेंट एट द ग्रास रूट लेवल इससे रिलेटेड हो सकता है, बहुत सी चीज़ों के लिए हो सकता है। लेकिन चूंकि आज का हमारा टॉपिक कोविड से रिलेटेड है, तो हम लोग बात केवल उसी संदर्भ में करेंगे और समझना चाहेंगे। तो डेफिनेटली कल का भारत कैसे होगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज की तारीख में हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो पब्लिक सिस्टम है, जो लोक सेवाएं हैं, मीन्स लोगों के लिए जो हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम्स बना रखे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसको सर्व करने के लिए, वो आज की तारीख में कैसे काम कर रहे हैं। और जैसे आज हम समस्या का सामना कर रहे हैं, इसको निपटने के लिए वो कितने सक्रिय हैं, कितने मजबूत हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये देखना। और न केवल आज की तारीख में बल्कि आगे आने वाले समय में भी। तो आगे आने वाले समय में भी हमारे को एक ऐसी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए हुए हमारे निर्णय हमारे आगे आने वाले भविष्य को प्रभावित करेंगे, उसको सशक्त बनाएंगे या निशक्त बनाएंगे। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज की तारीख में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है। और हम केवल किसी भी चीज़ के लिए, हर बात के लिए
सरकार पर निर्भर रहें, ये भी उचित नहीं है। जब हम लोकतंत्र कह रहे हैं तो लोगों की भागीदारी तो पूरी है। प्रतिनिधि ज़रूर हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में, राज्य विधानसभाओं में, आपके पंचायत में हैं, लेकिन उसका मूल आधार क्या है? मूल आधार है हम लोग, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। और भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अगर वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो उतनी ही सजगता, उतनी ही ईमानदारी उसे अपने कर्तव्यों की तरफ रखनी पड़ेगी। तो हम हर बात के लिए सरकार की तरफ मुंह देखें या सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएं, या हम ये कहें कि नहीं, केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है हम लोगों को सब चीज़ें प्रोवाइड करवाना, सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार का ही उत्तरदायित्व बनता है, जवाबदेही भी सरकार की ही है सारी, तो ये गलत होगा। अगर हम जवाबदेह हैं, अगर हम उत्तरदायित्व उठाने के लिए तैयार हैं, अगर हम सजग हैं, तो डेफिनेटली चाहे वो सरकार राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगी और उस देश का, उस समाज का विकास ही होगा आगे। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को लिख रखा है, हमने ज़िक्र किया कि भाई कोविड-19 इज़ नाउ डिक्लेयर्ड एज एन पैंडेमिक। तो आज की तारीख में सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र इसमें लगा हुआ है कि हमें इससे कैसे निपटना है, हाउ वी हैव टू फाइंड दिस पैंडेमिक, एंड स्पेशली एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर। क्योंकि हमने शुरू में ही ये बात की थी कि भारत दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो डेफिनेटली आज की तारीख में उससे निपटने का सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है हमारा स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज की तारीख में वो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लोग कितना समझ पा रहे हैं उसको, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि कैसे हैं। एक स्लाइड मैंने आगे, मैं फिर एक दिन आप लोगों से बात करूंगी कि किस प्रकार से, जैसे हम लोगों ने हमेशा चर्चा करते आए हैं कि भी जिलाधीश, आपके जो कलेक्टर साहब हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका होती है। तो आज की तारीख में आप देखिएगा कि चाहे कोई सा भी राज्य हो, वहाँ के जो ज़िले थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थी, उन लोगों ने अपने अपने एरिया में किस प्रकार से कंट्रोल किया है, नॉट ओनली इन राजस्थान बट इन other states of India also. We will discuss all those things in the upcoming slides. उसको आगे आने वाली स्लाइड्स में भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि क्या वास्तव में भारत को केवल सरकारी अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, और सरकारी अधिकारी भी किसको, केवल नौकरशाहों पे, मीन्स केवल क्या अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, यानी आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS IPS हैं, क्या केवल उनके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए हमें कि जितने भी नीति, नियम, कानून और योजनाएं बनेंगी वो ही इसको लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, या फिर हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए, एक सरकारी अधिकारी के रूप में, एक सरकारी एम्प्लॉय के रूप में तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, करेंगे ही करेंगे और बहुत बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां होती हैं व्यक्तिगत रूप में। और अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के स्तर पे, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और उन्होंने उनको कैसे निभा रहे हैं, वो इस विषय पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट वेदर इंडिया शुड डिपेंड ओनली ऑन इट्स एलीट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एनफोर्समेंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ IAS एंड IPS। क्या केवल उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन हाँ, आप लोग भी ज़रूर इस पे विचार कीजिएगा। जैसे कि शुरू में ही मैंने चर्चा करी थी कि भाई पंचायती राज एक संस्था के रूप में 73rd और 74th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, और
विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के ऊपर एक आप जो अमेंडमेंट था उसको एक मोहर लग गई थी कि हाँ नहीं, वास्तव में हमारे यहाँ एक जीवंत हम लोग विकेंद्रीकृत व्यवस्था को देख पा रहे हैं और वास्तव में हम उस लोकतंत्र को भी जी रहे हैं एट द ग्रास रूट लेवल, सबसे निचले स्तर पे, सबसे पहले स्तर पे आप जो कुछ भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्तर अगर हम नीचे से जा रहे हैं और सबसे निम्न स्तर अगर हम ऊपर से नीचे अगर हम पद सोपान को देखते हैं तो उस नज़रिए से देखिए उद्देश्य क्या था पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का, कि भी पहले हर एक राज्य के लिए ये बेसिकली नीति निर्देशक तत्वों में था कि भी कैसे इसको स्थापित करना चाहिए और राज्यों की के ऊपर था ये कि भी कौन सा राज्य इसको लागू करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा पंचायती राज को। तो कुछ राज्यों ने लागू किया, लेकिन चूँकि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक इफ़ेक्टिवली सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन और उसका हम लोगों ने पिटफॉल्स देखे, उसका हमने आप ये कह सकते हो कि उसके हमने ये देखे कि भी उसकी वजह से कितनी हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत गाँवों में ही बसता है तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं था कि हम गाँवों को सशक्त बनाएं, और शायद इसी मंशा से इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। और उसके पीछे उद्देश्य ही यही था कि हम ग्रामीण स्तर पर एक स्वायत्त शासन की स्थापना कर सकें, जो न केवल अपने निर्णय ले सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बल्कि वित्तीय स्तर पे भी वो काफ़ी हद तक अपने आप में स्वायत्त हों और अपनी पॉलिसीज़ बना सकें और उसको लागू कर सकें। तब हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर लोकल लेवल पर है, स्थानीय स्तर पर है, गाँवों में है, तो वास्तव में भारत में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना हुई है। देखिए, जैसे आप लोग स्लाइड से बेटा समझ सकते हो कि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, बहुत से बच्चे हमारे हैं जो आज की तारीख में भी गाँव में रहती हैं। तो आप लोग इस पिक्चर को या इस सीन को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, जब भी गाँव में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट किस चीज़ की चर्चा करनी होती है तो पंचायत बुलाई जाती है। गाँव के बड़े बुज़ुर्ग सब लोग आते हैं, ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं वहाँ पे और बैठ के डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, है ना। क्योंकि देखो, लोकल जो समस्याएं हैं उसका समाधान लोकल व्यक्ति ही करेगा। स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप ही उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके घर में क्या समस्याएं हैं या आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही सबसे अच्छा होगा, आपके पड़ोसियों के पास या दूसरे गली मोहल्लों के वालों के पास नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं उसको स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाना उचित है, और वही सबसे उसका प्रभावी और कारगर तरीका है। इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वहाँ से। अब हम जो हमारा मूल मुद्दा था आज की चर्चा का, उस पर आते हैं कि फाइटिंग कोविड-19 एट ग्रास रूट लेवल, कि हम किस प्रकार से कोविड-19 को सबसे निचले स्तर से पे अगर हम देखें तो किस प्रकार से आज हम उससे जूझ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहूँगी आगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स में अलग अलग डिवाइड किया है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स सक्रिय भागीदारी, किसकी? लोगों की, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी, वो एक तरीका है इस कोविड से लड़ने का। सिटीजन्स ट्रस्ट लोकल गवर्नमेंट्स मीन्स जो स्थानीय नागरिक हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं? आपके जिलाधीश पे करेंगे, आपके पटवारी पे करेंगे, या आपकी ग्राम पंचायत के जो सरपंच जी हैं उन पे करेंगे? डेफिनेटली जो स्थानीय नागरिक होते हैं, जो गांव का जो आदमी है, वो सबसे ज़्यादा यकीन उस पे करेगा जो उन लोगों में से एक हैं। आपके पंच और सरपंच जो होते हैं, जो वहाँ से लोकली इलेक्ट होकर जाते हैं आगे, वो सबसे अधिक भरोसा उन पर करता है। दूसरा है कि डेलीगेट पावर्स। डेलीगेशन देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग अगर याद करें तो एक लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सत्ता का और शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो अगर ऐसे होगा तो हम लोगों के लिए ईजी होगा। मीन्स अगर राज्य
स्तर से जिला और जिले स्तर से नीचे ग्रामीण स्तर तक अगर डेलीगेट्स हो रही हैं पावर, अगर शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, तो हम लोग उस काम ढंग से कर सकते हैं। इन्वॉल्व लोकल्स मीन्स स्थानीय लोगों को और अधिक इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको और अपनी जब हम लोग नीतियाँ बना रहे हैं, योजनाएं बनाए, उनको और इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों के पास ही सबसे अधिक होता है और वही इससे सबसे अच्छे ढंग से निपट सकते हैं। देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। चाहे हमारे यहाँ कोई समस्या हो, उसका समाधान करना हो, तीज त्यौहार हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी गांव में आप ये लोग देखेंगे कि सब लोगों के बीच में आपसी मेल जोल बहुत होता है, प्रेम भाव बहुत होता है। और हमारी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हम केवल किसी एक जनप्रतिनिधि पे निर्भर नहीं रहते हैं। उस समस्या से निपटने के लिए गांव का हर सदस्य वहां पर होता है और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही समस्याओं का समाधान हो पाता है, चाहे वो कोई सी भी समस्या हो। कई बार आप लोग जैसे अभी आप कोविड के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि कई गांव ऐसे थे कि जहां पे दूसरे प्रवासी मजदूर अटके हुए थे। तो ऐसे में आप लोगों ने बहुत सी न्यूज़ देखे होंगे, बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, अभी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस शेयर किए गए थे कि किस प्रकार से गांव के लोगों ने, हर घर वालों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया खाने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए, उनके रहने सहने की व्यवस्था के लिए, और उनको वहाँ पे वो प्रवासी मजदूर आराम से रह सकें। तो ये क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स सक्रिय भागीदारी है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सक्रिय भागीदारी, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, जो लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उनकी ही इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ट्रस्ट, सिटीजन्स ट्रस्ट लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो स्थानीय नागरिक हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, वो अपने ही जनप्रतिनिधियों पे सबसे अधिक विश्वास करते हैं। उनको अगर हम आज के तारीख में कहें कि भाई किसी गांव के लोगों को अगर सबसे पहले विश्वास करना है तो वो अपने पंच या सरपंच पे करेगा, ना कि किसी मंत्री पे या गवर्नर पे या मुख्यमंत्री पे या प्रधानमंत्री पे या राष्ट्रपति की। डेफिनेटली करेगा, लेकिन जितनी आत्मीयता, जितना विश्वास उसे अपने स्थानीय प्रतिनिधियों पे होगा, उतना अन्य स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको अपने आप में से ही एक पाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, या आज की तारीख में भी हम देखें कि गाँव की क्या सक्रिय भूमिकाएं रही हैं, ग्राम पंचायतों ने आज की तारीख में कोविड से निपटने के लिए क्या क्या किया है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन जनप्रतिनिधियों की रही है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास उन लोगों का था जिन्होंने उनको चुन के भेजा। डेलीगेट पावर्स, शक्तियों का प्रत्यायोजन होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से आपके खंड और खंड से आपकी पंचायत तक। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होने से न केवल काम बहुत अच्छे ढंग से होता है, बल्कि सुचारू रूप से भी होता है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अब देखिए, आप लोग इसको देख सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स हमने सैद्धांतिक रूप में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या थ्योरीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और कैसे डिसेंट्रलाइजेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कैसे किया जाता है उसको हम आज और सजीव तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट लोकल पॉलिटिशियंस, जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, वो अपने लोगों से अपनी भाषा में बात करते हैं। उनकी बोल चाल, रहने का तरीका, खान पान हम लोगों के जैसा ही होता है। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस एक वजह से भी उनके ऊपर अधिक निर्भर भी करते हैं और उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। और वास्तव में वो ही जनप्रतिनिधि होते हैं जो सबसे ज़्यादा उन समस्याओं से अपने आप को कोरिलेट करते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जूझते हैं।
क्योंकि वो समस्या किस प्रकार से लोग उसको फेस कर रहे हैं, सबसे अधिक लोकल पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, वो ही सबसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इन फ़ोटोज़ से आप लोग गैस वर्क करने की आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। ये आप लोग देखते होंगे अपने गाँव में कि किस प्रकार से हाँ भाई कोई आ रहा है, आप लोगों की समस्याएं सुन रहा है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। इन्वॉल्व लोकल, स्थानीय लोगों को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा समस्याओं से निपटाने के लिए। अब जैसे हम लोग कोविड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो भाई गांव के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, देखिए गांव में भी हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होती हैं, डिस्पेंसरी आप कह सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं होते, लेकिन हाँ डिस्पेंसरी होती है, सरकारी लोग आते हैं, जांच करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड स्तर पर वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ज़्यादा संसाधन अधिक नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि भी जैसे गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी मदद करके, नहीं ठीक है चलिए सबको दूर दूर, जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे, देखिए आप इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाँ सब लोगों की कोई जांच की जा रही है। कोई यहाँ पर सरकारी व्यक्ति बैठा है जो कागज़ों को देख रहा है, उसके पास लैपटॉप है, लेकिन और बाकी लोग देखिए आप कैसे मुंह पर सब अपना कपड़ा लगाए हुए हैं, दूर दूर खड़े हैं, साइड में भी लोग खड़े हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं या जो दूसरे लोग भी हैं, वो भी व्यवस्था कर सकते हैं, अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं। नहीं तो कोई दूसरे लोग आ सकते हैं कि नहीं सर आप यहाँ बैठिए, इस चीज़ की व्यवस्था हम कर देते हैं। कोई या फिर आपके कोई रिक्शा चला रहा है तो उसी में आपने लाउड स्पीकर से आप लोगों ने अनाउंस कर दिया, जैसे आजकल कोविड में चल रहा है कि बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसेस रखिए, आप लोग अपना हाथ नाक कान मुंह सब आप ढक के रखिए, थोड़ा भी बुखार है तो भी आप अपने जांच करवाइए। तो इस तरीके की चीज़ों में क्या है कि आपको बहुत अलग से एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ रहे, आप उन लोगों को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसानी होती है और सबसे प्रभावी ढंग से, बहुत इफ़ेक्टिवली हमको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। डीलिंग विद द पैंडेमिक, देखिए आज आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि चाहे आपके स्वास्थ्य कर्मचारी हों या कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पे सब ने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा है और सब एक साथ खड़े हैं इस समस्या से जूझने के लिए, इसका सामना करने के लिए। तो अलग अलग, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग राज्यों में जो पंचायत स्तर पे उन लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या काम किए। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, स्पेशली ये जो एमए वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इस स्लाइड को पॉज करके इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आगे एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं जब आप अपने आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे। या फिर अब कोविड तो चल रहा है, तो आजकल तो पोस्टर कंपटीशन, आपके वाद विवाद, आपके वेबिनार्स, बहुत सारी चीज़ें इससे कोरिलेटेड आ रही हैं। तो अगर ये सब जानकारियाँ आपको होंगी जो मैं अभी आगे आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो लिखित है चाहे मौखिक है, वो और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि मैं कुछ राज्यों में जो खास पंचायतों ने भूमिका निभाई है उनको मैं इंक्लूड कर सकूं। बाकी हर राज्य ने, भारत के हर राज्य की हर पंचायत ने अपने स्तर पर बहुत ही उम्दा काम किया है, जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी कम है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। केरल आपके दक्षिण भारत का एक राज्य जहाँ खूब बारिश होती है, और पहला केस भी वहाँ पे जो केसेस की जो गिनती सबसे ज़्यादा शुरू हुई थी वो सबसे पहले केरला में ही हुई थी। तो केरला में इस समस्या को से निपटने के लिए वहाँ की पंचायतों ने सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाई। अब वो किस हिसाब से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए वहाँ पर पहले से ही दो तरीके के स्कूल्स चलते थे, एक तो था आश्रय, है ना, और एक था बड्स। बड्स यानी इंग्लिश में बड्स बोलते हैं, हिंदी में कलियाँ आप कह सकते हो। तो ये जो आश्रय है
ये क्या है, बेसिकली वहाँ के जितने भी बड़े बूढ़े हैं, ओल्ड एज होम आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। बड़े बुज़ुर्गों का आजकल थोड़ा सा ट्रेंड कुछ इस तरीके से आ गया है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि कई बार वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, तो एक अलग से एक आश्रय स्थल बना दिया जाता है, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, ओल्ड एज होम। तो वहाँ पर कुछ एनजीओज़ ने पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर इस तरीके के जो आश्रय स्कूल्स हैं, आश्रय स्कूल्स जो हैं या फिर आप आश्रम कह सकते हैं, वृद्धाश्रम, वो काफ़ी हैं वहाँ पे। और ये जो बर्ड स्कूल है, ये बेसिकली जो आप जिसे कहते हैं कि सॉरी स्पेशल जो बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे कह लीजिए आप उसको, या दिव्यांग आप लोग कई बार कहते हैं, कई बार मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते बच्चे, उन बच्चों के लिए ये स्कूल है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब शुरू में जब ये कोविड फैला था, आपका कोरोना वायरस का आया था, तब सबसे अधिक संभावना ये जताई जा रही थी कि जो बड़े बूढ़े हैं वो सबसे जल्दी इन्फेक्ट होंगे, या फिर बच्चे जिनमें अभी इम्यूनिटी उतनी बनी नहीं है, या बड़े बूढ़ों जिनमें ही इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, कम हो गई है। तो वहाँ पे चूँकि ये स्कूल्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, इस प्रकार की जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहले से वहाँ पर काम कर रही थी, तो उन्होंने इस पे और अधिक ध्यान दिया कि भी बड़े बुज़ुर्गों की विशेष सेवा की जाए, और जो दिव्यांग स्कूल्स वगैरह थे वहाँ पे उनकी और उनका ध्यान रखा जाए। तो इस तरीके से जो पंचायत थी, उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और बहुत ही अच्छे ढंग से केरला में कोविड को रोका गया। अब हमारे यहाँ जो सबसे, जिसे कहते हैं कि सुर्खियों में जो सबसे पहला शहर आया, वो था आपका भीलवाड़ा शहर। तो जिस प्रकार से भीलवाड़ा में पूरे कोविड को कंट्रोल किया गया, वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन वहाँ पर आप लोग उसको, मैं अभी आगे भी चर्चा करूँगी किस प्रकार से उस पे कंट्रोल किया गया, कि कैसे घर घर जाके सैंपल्स लिए गए, उसको चेक किया गया, जिनको पॉजिटिव निकला उनको फॉलो अप किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं गुजरात ने भी बहुत अच्छे ढंग से करी हैं और राजस्थान में भी हुई है। अच्छा, एक चीज़ केरला में बहुत अच्छी उन्होंने करी कि उन्होंने एक ऐप बनाया, और उन्होंने एक हेल्थ चेकअप ऐप बनाया था वहाँ पे। उसका भी मैं नाम आपसे आगे ज़िक्र करूँगी। तो एक ऐसे ऐप बनाने से कि जैसे हमारे यहाँ आरोग्य सेतु बना, केंद्र स्तर पे भी ये किया गया कि नहीं आप लोग ये कीजिए, तो केरला में तो ये पहले ही हो गया था, एक ऐप बनाया गया ताकि भी आप लोग उसका ध्यान भी रखें, और दूसरा है कि जो रूमर्स, जो गलत अफवाहें फैल जाती हैं, उसको भी रोका जा सके और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। इस प्रकार की भी ऐप्स उन लोगों ने डाउनलोड करी। और कर्नाटका में, अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, दोबारा दक्षिण भारत का एक राज्य, तो वहाँ पर ज़्यादातर सभी पंचायतों ने ये रिजोल्यूशन लिया, ये निर्णय लिया, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि उनके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा। देखिए कर्नाटका में क्या है, प्रवासी मज़दूर बहुत आते हैं, माइग्रेंट्स बहुत आए थे, तो अब तो लॉकडाउन लग चुका था, ना ट्रेनें थी, ना बस थी, ना आने जाने का साधन था, इंटरस्टेट्स लॉक हो चुकी, मतलब आना हो पा रहा था, ना जाना हो पा रहा था। तो जो जहाँ अटक गया, रुक गया, रह गया, वो वहीं रह गया। अब जो प्रवासी मज़दूर थे, उनके पास तो काम तो बचा नहीं, क्या कमाएं और क्या खाएं। तब वहाँ के गाँवों ने, ज़्यादातर जितनी पंचायतें थीं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ और अधिक इनके लिए भी नया रोज़गार तो उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर करेंगे कि हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से एक निगाह प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अब ये निगाह प्रोग्राम क्या था, उन्होंने ये किया, हाँ, उन्होंने क्या किया था कि जब लॉकडाउन चल रहा था उसके कुछ समय में बीच में ये हुआ कि नहीं ठीक है, स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी कि भी जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं जो जहाँ के हैं, और ट्रेन्स चलाई गई ताकि वो लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्यों में जा सकें। तब मध्य प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, निगाह।
जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जब प्रवासी मज़दूर उनके गाँव में वापस आए, मीन्स जो लोग वहाँ को पहले से बिलॉन्ग करते थे लेकिन काम के लिए बाहर गए थे, तो अब जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो उससे पहले गांव के हर व्यक्ति को, हर परिवार को अच्छे ढंग से बता दिया जाए कि क्वारंटीन में रहना क्या होता है, या इन जनरल आप लोगों को क्या एहतियात बदलना है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है। इन सब चीज़ों को सफलतापूर्वक अगर लागू किया गया और बहुत इफ़ेक्टिवली, प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो उसका सारा श्रेय हिमाचल प्रदेश की राज्य की पंचायतों को जाता है। क्योंकि प्रवासी मज़दूर, देखिए मज़दूर चाहे ज़्यादा तबका वर्ग जो मज़दूर तबका वर्ग जो होता है वो ज़्यादातर गांव से होता है। भी गांव में आपको नौकरी नहीं मिली तो आप दूसरे शहर में चले गए, दूसरे राज्य में चले गए। तो ज़्यादातर लोग जब वापस आए तो वो अपने गाँवों में ही आ रहे थे। लेकिन इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी थी। अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को उनको अपग्रेड करना पड़ा। देवर लिटरली ऑन देयर टोज़। लेकिन उससे भी ज़्यादा काम किया आपकी पंचायतों ने। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है इस चीज़ में। अगर हम ये बात करते हैं कि भाई लॉकडाउन की, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो सबसे पहले राजस्थान, पूरे भारत में राजस्थान पहला राज्य था जिसने 22 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। तो राजस्थान ने तो जो कोविड को रोकने के लिए जो कदम उठाए वो तो वास्तव में आप सरकार की और प्रशासन की प्रशंसा करते बनती है कि भी उन्होंने कितनी जल्दी, कितनी इफ़ेक्टिवली, कितनी प्रॉम्प्टली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा और उससे निपटने के लिए उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए। श्रमिक स्पेशल बस लगाई गई थी। देखिए जैसे मैंने अभी प्रवासी मज़दूरों की बात करी थी, तो एक स्पेशल बस सर्विस चलाई गई थी कि भाई प्रवासी मज़दूर अपने गांव आ सकें। तो इसकी पहल भी सबसे पहले राजस्थान ने करी थी। और आशा वर्कर्स, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप सब लोग जानते होंगे कि वहाँ पे आशा वर्कर्स कितनी हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो उन्होंने गांव में घर घर जाके लोगों में ये चेतना जगाई, ये अवेयरनेस कैंप्स किए कि नहीं, कोविड-19 से कैसे बचा जाता है, आपके जो बाहर से लोग आएंगे उनको कैसे रखना है। तो ख़ास तौर से राजस्थान में जो आशा एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा पाई है, न केवल गांव के स्तर पर, न केवल जिला स्तर पे, न केवल राज्य स्तर पे, बल्कि पूरे, अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान का ख़ास तौर से इस बात पर जिक्र किया जाता है कि राजस्थान में जो आशा वर्कर्स थी उन्होंने इस से पे बहुत अधिक काम किया और इसके लिए उनकी मदद सबसे ज़्यादा किसने करी? पंचायतों ने। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लिटरली वास्तव में पंचायतें कितना एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि सक्रिय भागीदारी की, तो जो वहाँ के न केवल जनप्रतिनिधि या जो सरकारी व्यक्ति वो ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी कितना एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको लागू कर पा रहे हैं। क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो आपको अपना सेल्फ, आप जिसे कहते हैं, कंट्रोल चाहिए ही चाहिए कि नहीं भाई मुझे अलग रहना है, करना है। तो राजस्थान के जो विलेजेस थे, जो राजस्थान के गाँव में थे, उन्होंने वहाँ पर पंचायतों की तरफ से एक व्यवस्था की गई थी कि नहीं, बाहर से जो भी लोग आएंगे वो पहले 14 दिन यहाँ क्वारंटाइन में रहेंगे, उसके बाद अपने अपने घरों में जाएंगे। तो ये एक कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पंचायतों ने किस प्रकार से कोविड के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए, उससे लड़ने के लिए कितनी मेहनत करी है। और सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा है, अगर इसको कंट्रोल करने में अगर अहम भूमिका अगर हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की है, तो हम पंचायतों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा 2 इनिशिएटिव्स लिए गए थे। एक तो था कि ना भूखा सोए, कोई भूखा नहीं सोएगा। जैसे कि कर्नाटका में पंचायतों ने निर्णय लिया था, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी ये था कि नहीं भाई, भूखा कोई नहीं सोएगा। और इस वजह से सरकार ने लोगों को राशन दिया है, जहाँ पे
ज़रूरत थी डेफ़िनेटली। लिटरली खाना एनजीओज़, बहुत सारी एनजीओज़ थी जिन्होंने खाना बाँटने का काम किया, दवाइयाँ बाँटने का काम किया है, पानी वगैरह दिए। मीन्स ऑल डेली एसेंशियल्स जिसे कहते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो लॉकडाउन में आप लोगों को नसीब नहीं हो रही थी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, या जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था, जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अधिक दिक्कत थी। तो उन लोगों की मदद पंचायत स्तर पे बहुत अच्छे से की गई है। और दूसरा जो इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था, वो था नो टू फुट मूवमेंट्स, मीन्स आवागमन कुछ भी नहीं होगी। आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा ही था, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने देखा था, बड़ी हंसी मजाक भी हुए थे कि भी कैसे पुलिस सबको मार रही है, कर रही है कि भाई आपको 2 से ज़्यादा आप व्यक्ति दिखेंगे नहीं, बेवजह आप यहाँ से वहाँ घूमेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो राजस्थान में जब लॉकडाउन लगा तो राजस्थान सरकार ने इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया कि नहीं, कोई भी आवागमन नहीं होगा। इवन इंटर डिस्ट्रिक्ट्स भी आवागमन के ऊपर रोक लग गई थी। लॉकडाउन तो लग गया तो वैसे ही सब कुछ स्टक हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब धीरे धीरे खुलने लगा तब भी इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया। देखिए, मैं यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से आशा वर्कर्स जो थी वो गांव-गांव जाके लोगों को समझा रही है, और आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि वो पहले ही इस बात का ध्यान रख रही है कि सब लोग दूर-दूर खड़े हों, सबने अपने मुँह ढके हुए हों, और उसके पास आप एक रजिस्टर देख सकते हैं कि भी वो अब रजिस्टर में लिख रही है डाटा कि भी आज की क्या रिपोर्ट है या क्या मुझे बताना है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, कोई भी भूखा ना सोए, ये उसी के तहत है कि भई लोगों को खाना प्रोवाइड करना। अगर आप देखिए, खाना भी सब लोग खा भी रहे हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई सबके बीच में कि सब लोग दूर-दूर बैठ के खा रहे हैं अपना। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया कि इट्स नॉट जस्ट कि खाना पकड़ा तो भई हो गया, नहीं, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जो हमारे मेडिकल लाइन में जितने भी थे, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे नर्स थे, कंपाउंडर थे, चाहे दवाई वाले थे, शॉप्स थी, उन लोगों को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सरल भाषा में WHO बोलते हैं, उन्होंने ये पूरे एक अनाउंसमेंट करी थी कि भी अगर कोविड से लड़ने का तरीका अगर सीखना है और किस प्रकार से टाइमली एफ़र्ट्स करना और कितनी सख्ती के साथ उसको लागू किया गया, तो अगर ये सब चीज़ें सीखनी है तो इंडिया से सीखिए आप। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय किस हिसाब से कितनी सख्ती की गई थी और कितने टाइमली मेजर्स किए गए। हालांकि हमको वित्तीय नुकसान तो बहुत हुआ, आर्थिक व्यवस्था तो हमारी काफ़ी चरमराई की, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। जिनकी दुकानें हैं ना वो दुकानों पे जा रहे हैं, जो मज़दूर जो रोज़ काम ढूंढते हैं करते हैं उनके पास भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव लेते हुए, ब्रॉडर व्यू लेते हुए सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकारें थी चाहे केंद्र सरकार थी, लॉकडाउन का जो डिसीज़न लिया गया, शुरू में जो लॉकडाउन का डिसीज़न टाइमली लिया गया और उसको बहुत ही सख्ती से लागू किया गया, उसने इस बीमारी को फैलने में बहुत ना फैले इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि वो वाला जो टाइम था उसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिली है। मदद किस रूप में कि भई अगर स्वास्थ्य संस्थाएं थी या सरकार के पक्ष पे भी देखें तो भई बेड्स तैयार किए गए, हॉस्पिटल्स तैयार की गई, दवाइयाँ, आपके जो आप किट पहनते हैं वो सब तैयार किया गया। हम लोगों को इतनी बार समझाया गया, बताया गया, अनाउंस किया गया कि भई क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इवन हम लोगों की जो टेलीफ़ोन की जो मोबाइल के जो रिंगटोन है उसमें भी सबसे पहले आज की तारीख में भी हम ये सुनते हैं कि कोविड से लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग प्रशासनिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसका कितना बड़ा रोल है। आज अगर आप इसको कोविड से रिलेट कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हाँ, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ क्रूशियल दे आर इन देयर ओन वे। तो अगर आज इस समस्या से जूझना है तो ना केवल हमें अपने प्रतिनिधियों पे ही डिपेंड रहना है, ना केवल हमें सरकार पे डिपेंड रहना है, हम सबको मिलजुल के काम करना है, तभी हम इस प्रकार की आपदाओं से
बच पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही काफ़ी। आई थिंक वी हैव टॉक्ड टू मच इन डिटेल्स। हर एक राज्य ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इस पे हम बात कर चुके हैं। पंचायत किस प्रकार से सक्रिय भूमिका निभा सकती है और किस प्रकार से ग्राम सभाएं निभा सकती हैं, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा करी। तो जो स्पेशली बीए थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं और जो एमए फाइनल के बच्चे हैं, उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। सो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।